तो आज हम सबके पास एक ही चीज है जो बराबर है, वो है 24 घंटे। पर कोई इन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बना लेता है और कोई सिर्फ फोन स्क्रॉल करते करते जिंदगी गंवा देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। हाँ, पर असली सवाल ये नहीं है कि कोई व्यस्त है या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो सही चीज में व्यस्त है या सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हमारे पास मास्टरी ओवर मिनट्स नाम की एक ऑडियो बुक की स्क्रिप्ट है। अच्छा। और इसका मिशन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स देना नहीं है। नहीं, इसका मिशन है ये समझाना कि समय की बर्बादी असल में एक मनोवैज्ञानिक जाल कैसे है और इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं। तो चलिए इस जाल को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है रवि नाम के एक लड़के की कहानी से। और ये शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। वो हर रात तय करता है कल से पक्का पढ़ाई शुरू। हाँ, ये तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है ना? लेकिन अगला दिन आता है और वो सोशल मीडिया के उस अंतहीन दुनिया में खो जाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, रवि को लगता है कि वो बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। हाँ, यही तो धोखा है। बिल्कुल, लेकिन ये ऑडियो बुक एक बहुत कठोर बात कहती है। वो आराम नहीं कर रहा, वो अपने भविष्य से चोरी कर रहा है। भविष्य से चोरी? हाँ, समय की बर्बादी का मतलब सिर्फ खाली बैठना नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा हो, भले ही वो काम कितना भी मनोरंजक क्यों ना लगे। और ये जो छोटी छोटी चोरियां है ना, ये मिलकर कितनी बड़ी हो जाती हैं, इसका एक आंकड़ा मुझे तो चौंका गया। क्या आंकड़ा है? स्क्रिप्ट ने लिखा है कि रोज के सिर्फ 30 मिनट रील्स देखने का मतलब है साल में 182 घंटे बर्बाद करना। 182 घंटे? बाप रे। हाँ, ये लगभग 8 पूरे दिन है। मतलब सोचिए, साल में एक हफ्ते से ज्यादा बस यूं ही स्क्रॉल करने में चला गया। इसी बात पर लेखक एक सवाल पूछता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या? आज जो किया जा रहा है, क्या वो भविष्य को मजबूत कर रहा है या सिर्फ वर्तमान को सुन कर रहा है? वर्तमान को सुन कर रहा है? क्या बात है, बहुत गहरी बात है ये। है ना? क्योंकि स्क्रॉल करते वक्त हम असल में कुछ महसूस नहीं कर रहे होते, न खुशी न दुख, हम बस एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। ये आराम नहीं है, ये पलायन है। और इस पलायन की सबसे बड़ी वजह टाल मटोल, कल कर लूंगा, जिसे ये स्क्रिप्ट दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य कहती है। और है भी। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। कल पढ़ूंगा, कल जिम जाऊंगा, कल से पक्का शुरू करूंगा। और वो कल कभी नहीं आता। कभी नहीं, क्योंकि कल एक धोखा है, एक कल्पना है। सच सिर्फ आज है। स्क्रिप्ट में एक कहानी भी है, एक आदमी की जो हमेशा कहता था कि सही समय आने पर वो अपने सपनों पर काम करेगा। अच्छा। 10 साल बाद वो वहीं का वहीं था, बस उसके बाल सफेद हो गए थे। तो सवाल ये है कि इस जाल को तोड़ें कैसे? हाँ, यहाँ कर एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है। लेखक कहता है कि हम टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि बदलाव हमें पहाड़ जैसा बड़ा लगता है। पूरी जिंदगी बदलनी है, ये सोच ही हमें पंगु बना देती है। तो समाधान क्या है? लक्ष्य को छोटा कर दो। बिल्कुल, पूरी जिंदगी को एक साथ बदलने की कोशिश ही मत करो। बस खुद से ये कहना है कि मैं पूरी जिंदगी नहीं बदलूंगी, सिर्फ आज का 1 घंटा बदलूंगी। सही बात है। ये छोटा सा बदलाव उस बड़े दबाव को हटा देता है जो हमें कुछ भी शुरू करने से रोकता है। और आजकल इस टालमटोल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारा फोन। अरे हाँ, स्क्रिप्ट में इसकी तुलना एक चाकू से की गई है। चाकू से? हाँ, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और खुद को जख्मी भी कर सकते हैं। समस्या चाकू में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। और ये गलत इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी एक पूरी चेन रिएक्शन बताई गई है। कैसे? एक नोटिफिकेशन आता है, वो आपके दिमाग में एक रुकावट डालता है, उस रुकावट से आपका फोकस टूटता है। और जब फोकस टूटता है तो आप वापस काम पर जाने के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं। हाँ, कि चलो 5 मिनट फोन ही देख लेते हैं। और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वही तो, इसी चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए 3 सीधे नियम दिए गए हैं। क्या नियम है? पहला, सुबह उठते ही फोन मत देखो। अपने दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडे से मत करो। दूसरा, सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 2 बार 15-15 मिनट का समय तय कर लो। उसे एक आदत की जगह एक नियंत्रित गतिविधि बनाओ। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे असरदार भी, क्या? रात को फोन को अपने बिस्तर से या हो सके तो कमरे से ही बाहर रखो। ये नियम तो बहुत कारगर लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है? मतलब? ये तो जड़ से समस्या को ठीक कर रहे हैं, फोन को दूर रखकर। नहीं,
असली जड़ तो ये सवाल है कि आप ये फोकस और समय बचाकर लगाना कहाँ चाहते हैं। अच्छा। अगर आपके पास कोई मजबूत क्यों नहीं है तो फोन हमेशा जीत जाएगा। और यहीं पर स्रोत लक्ष्य की स्पष्टता की बात करता है, जिसे वो एक कंपास से समझाता है। हाँ, वो जहाज वाली कहानी। एक जहाज बिना कंपास के समंदर में निकल पड़ता है। जब तक मौसम साफ है सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही तूफान आता है वो दिशाहीन होकर भटक जाता है और टूट जाता है। और जीवन में लक्ष्य वही कंपास है। जब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो हर छोटी मोटी चीज, हर नोटिफिकेशन आपको भटका सकता है, क्योंकि कोई बड़ी दिशा है ही नहीं। बिल्कुल। इसी भटकाव में समय बर्बाद होता है। इसके लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास भी दिया गया है। एक कागज लो और उस पर अगले 6 महीनों के लिए सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखो। सिर्फ एक? बस एक, ताकि आपका कंपास एक ही दिशा में स्थिर रहे। यहाँ से ये बातचीत एक बहुत ही अनूठे विचार की ओर मुड़ती है, जो शायद पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट की सोच को पूरी तरह पलट देता है कि हमारी समस्या समय की कमी है ही नहीं। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम हमेशा कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का तर्क है कि असली समस्या समय का प्रबंधन नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन है। हमारे पास दिन में सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल। लेखक कहता है कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक फोन की बैटरी की तरह है। अच्छा। रात को सोने के बाद सुबह ये 100% चार्ज होती है। दिन में हम जितने भी छोटे मोटे फैसले लेते हैं, क्या पहने क्या खाएं, हर फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती जाती है। ओहो, तो मतलब ये है कि हम सुबह की सबसे कीमती 100% चार्ज्ड बैटरी हाँ, सोशल मीडिया और फालतू ईमेल चेक करने में गवा देते हैं। ठीक यही बात। और जब दोपहर में असल मुश्किल काम करने का वक्त आता है तो हमारी बैटरी पहले ही 30% पर होती है। इसीलिए एक सुनहरा नियम सुझाया गया है। क्या है वो नियम? सुबह की चार्ज्ड बैटरी का इस्तेमाल अपने दिन के सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम पर करो। और हल्के फुल्के काम जैसे ईमेल का जवाब देना, वो तो कम बैटरी में भी हो जाएंगे, उन्हें शाम के लिए रखो। और रात का समय दिन का विश्लेषण करने और अगले दिन की योजना बनाने के लिए। ऊर्जा को सही काम से मिलाना, बहुत सही। और जब ऊर्जा की बात आती है तो आलस की बात भी आती है। अक्सर हम काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें आलस आता है। हाँ, लेकिन इस स्क्रिप्ट में आलस को देखने का एक नया नजरिया दिया गया है। क्या? हम सोचते हैं कि आलस का मतलब है कि हम कामचोर हैं, लेकिन लेखक का तर्क है कि आलस का असली मतलब है कि वो काम हमें पहाड़ जैसा बड़ा और डरावना लग रहा है। हमारा दिमाग उस दबाव से बचने के लिए आलस का बहाना बनाता है। बिल्कुल। तो अगर समस्या काम का बड़ा होना है तो समाधान उसे छोटा करना है। हाँ, उस बड़े काम को इतने छोटे, मतलब हास्यास्पद रूप से आसान टुकड़ों में तोड़ दो कि आपका दिमाग उसे करने से मना ही ना कर पाए। जैसे आज पूरी किताब पढ़नी है, ये लक्ष्य आलस पैदा करेगा। लेकिन अगर लक्ष्य ये हो कि आज सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग को लगता है बस इतना ही, ये तो 2 मिनट का काम है। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति बन जाती है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमने लक्ष्य तय कर लिया, ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया और काम को छोटे हिस्सों में तोड़कर शुरू भी कर दिया। लेकिन इसे रोज रोज जारी कैसे रखें, खासकर उन दिनों में जब बिल्कुल भी मूड ना हो? हाँ, यहीं पर अनुशासन और प्रेरणा की बहस आती है। और इस ऑडियो बुक का रुख इस पर बहुत साफ है। प्रेरणा एक धोखा है, अनुशासन ही असली ताकत है। लेकिन ये सुनने में बहुत रोबोटिक लगता है। क्या जिंदगी में भावनाओं और मूड की कोई जगह ही नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहता कि प्रेरणा बेकार है, वो कहता है कि प्रेरणा एक मेहमान की तरह है जो कभी भी आ जा सकती है। और आप मेहमान के भरोसे घर नहीं चलाते। बिल्कुल। अनुशासन वो नींव है जो घर को खड़ा रखती है, ताकि जब प्रेरणा आए तो उसे बैठने के लिए एक मजबूत जगह मिले। मतलब अनुशासन सिस्टम बनाने के बारे में है, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बारे में नहीं। सही कहा। स्क्रिप्ट में एक जिम जाने वाले आदमी की कहानी है। 10 साल तक लगातार जाने के बाद जब किसी ने उसकी सफलता का राज पूछा तो उसका जवाब था, मैं मूड का इंतजार नहीं करता। यही तो बात है, एक सिस्टम बनाओ, एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह और एक निश्चित आदत। जब सिस्टम बन जाता है तो आपको रोज रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता, काम अपने आप होने लगता है। और यहीं पर डीप वर्क का विचार आता है। दिन का एक ऐसा हिस्सा, चाहे सिर्फ 90 मिनट का हो, जिसमें आप दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ आप और आपका सबसे जरूरी काम। ये सभी रणनीतियां, लक्ष्य तय करना, ऊर्जा का प्रबंधन, अनुशासन बनाना, ये सब एक बड़ी सच्चाई की ओर ले जाती हैं। वो क्या है? समय का वास्तविक मूल्य। ये हिस्सा थोड़ा कठोर है, लेकिन शायद सबसे जरूरी है।
इसमें एक बहुत शक्तिशाली और झकझोर देने वाला सवाल पूछा गया है। अगर किसी को पता चले कि उसके पास जीवन का सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या वो फिर भी अपना समय रील्स देखने में गवाएगा? जाहिर है जवाब नहीं होगा। उस 1 साल के हर मिनट की कीमत होगी। और यही इस स्रोत की सबसे कठोर सच्चाई है। हम सबके पास सीमित समय है। और ये हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा है। जो लोग आज समय बर्बाद करते हैं, लेखक के अनुसार वो भविष्य के लिए केवल पछतावा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि बदलाव की शुरुआत कहाँ से हो? पूरी जिंदगी को एक दिन में कैसे बदलें? हाँ, और यहीं पर स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश आता है, जो बहुत राहत देने वाला है। संदेश ये है, आपको पूरी जिंदगी को एक साथ परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? बस आज का दिन जीतना है। इसे एक आज के एक्शन प्लान में समेटा गया है, जिसमें 4 कदम है। हाँ, ये 4 कदम एक तरह से पूरी ऑडियो बुक का निचोड़ है। पहला, फोन का उपयोग जानबूझकर कम करना, खासकर सुबह और रात में। बिल्कुल। दूसरा, अपने 6 महीने के एक बड़े लक्ष्य को कागज पर साफ साफ लिखना। तीसरा, हर दिन कम से कम एक डीप वर्क सेशन रखना, मतलब बिना भटकाव के काम करने का समय। और चौथा, रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए दिन की समीक्षा करना। आज क्या अच्छा हुआ और कल क्या बेहतर हो सकता है। और अंत में लेखक एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरक बात कहता है। शायद आज के बाद कोई परफेक्ट ना हो, पर अगर कोई समय बर्बाद करना बंद कर दे, तो यकीन मानो उसका भविष्य उस पर गर्व करेगा। ये एक शक्तिशाली समापन है। ये बूढ़ता का दबाव हटाकर सिर्फ सुधार पर, सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल, ये पूरी बातचीत हमें ये सिखाती है कि अपने समय पर महारत हासिल करना बड़ी बड़ी रणनीतियों के बारे में कम और छोटे छोटे रोजमर्रा के सही फैसलों के बारे में ज्यादा है। हाँ, और यहाँ से एक और गहरा सवाल उठता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जहाँ किसी का आज ही इतना चुनौतीपूर्ण और भारी हो, जैसे कोई पारिवारिक संकट हो या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो। हाँ, कि भविष्य के बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना ही असंभव लगे। ये एक बहुत जरूरी और व्यावहारिक सवाल है। क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ 5 पन्ने पढ़ना जैसी एक छोटी सी क्रिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत नहीं है? भले ही वो किसी बड़े लक्ष्य की ओर तत्काल न ले जाती हो। शायद कभी-कभी समय का सबसे अच्छा उपयोग सिर्फ अगले घंटे को या अगले कुछ मिनटों को बिना बिखरे शांति से गुजार लेना ही होता है। शायद जीत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जगह पर टिके रहने में भी होती है।